I, Utkarsha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to learn about electric shock. On previous video, you have learned about electrical accident, causes of electrical accident, and safety from electrical accident. Learning outcome of this topic is, after watching this video, you will be able to learn that what is electric shock, causes of electrical shock, and precaution from electric shock. So now we have to see that what is electric shock. Electric shock किसे कहते हैं? Electric shock किसी भी पर्सन को तब लगता है जब या तो वो कोई लाइव वायर को टच कर लेते हैं या फिर कोई भी कंडक्टिंग केबल या वायर अगर वहाँ पे आपका इंसुलेशन डैमेज है, देन अब वो डैमेज इंसुलेशन अगर किसी पर्सन के बॉडी पार्ट को टच करता है, सो वही करंट आपकी बॉडी से फ्लो करके अर्थ की तरफ जाती है एंड दैट कॉज यू शॉक. आपको उससे शॉक लगता है. शॉक तब भी लगता है जब कोई पर्सन रिपेयर का काम कर रहा हो एंड उसने मेन सप्लाई को स्विच ऑफ नहीं किया हो, तब ही इज लाइकली टू गेट इन शॉक. तब उसे ज़रूर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिवियरिटी ऑफ शॉक. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से शॉक जो है लगता ही है और वो भी बहुत सिवियर वे से. पहला है मैग्नीट्यूड वोल्टेज ऑफ द सिस्टम. मतलब आपको अगर शॉक लगता है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो आपको सिस्टम में कितने मैग्नीट्यूड का वोल्टेज फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. ये एक बहुत सिवियर फैक्टर है जिससे कि शॉक लगता है. क्योंकि किसी को बहुत ही हल्के या कम स्मॉल एम्पियर का भी शॉक लग सकता है या किसी को बहुत ज़्यादा एम्पियर का भी शॉक लग सकता है. तो ये हमारे मैग्नीट्यूड वोल्टेज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का शॉक लगेगा. पीरियड ऑफ और ड्यूरेशन फॉर विच द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विथ लाइफ पार्ट. ठीक है. अभी आपका कौन से बॉडी पार्ट को शॉक लगा है ना, और कितने देर तक आप उससे कनेक्टेड थे. ड्यूरेशन, कितने देर तक आप शॉक आपको लगा है, टाइम, वो भी डिपेंड करता है. तो ये भी फैक्टर है. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सप्लाई, दैट इज इट इज़ AC और DC. अब सप्लाई AC है या DC है, ये भी फैक्टर इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो शॉक है उसकी सिवियरिटी पता चलती है कि अगर AC रहा तो कितना शॉक लग सकता है, DC रहा तो. ये भी एक फैक्टर है. बॉडी रेजिस्टेंस. ज़्यादातर जो बॉडी रेजिस्टेंस होता है वो स्किन रेजिस्टेंस पे कंसिस्ट करता है. मतलब हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो 100 किलो ओम टू 500 किलो ओम तक रहता है जब हमारी स्किन ड्राई रहती है. ठीक है. और जब हमारी स्किन वेट हो जाती है तब यही रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है. तो इसलिए हमें शॉक जल्दी लग सकता है. ठीक है. और कुछ शॉक जो होते हैं वो बहुत कम वोल्टेज में भी लग सकते हैं आपको, जैसे कि 50 वोल्ट RMS AC लो, AC 75 वोल्ट DC. बट दैट डजेंट कॉज यू एनी हार्म. ये आपको किसी भी तरह का हार्म नहीं करते, बट कम वोल्टेज पे भी आपको शॉक लग सकता है. पाथ ऑफ करंट थ्रू द बॉडी. अब आपके करंट से जो बॉडी फ्लो होगी, है ना, आप उसको कौन सा पाथ, उसको आपकी बॉडी से कौन सा पाथ फ्लो होता है ना, मिलता है फ्लो करने के लिए फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द अर्थ. उससे भी ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है सिवियरिटी ऑफ शॉक. द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट में मॉइस्चर के प्रेजेंस से भी इफेक्ट पड़ता है शॉक का. जनरल हेल्थ ऑफ अ पर्सन पीरियड टू शॉक. ऑब्वियसली जो पर्सन काफ़ी एजेड है या जिसका अगर उसे छोटा सा भी शॉक लगा तो भी वो बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. द फेज ऑफ द हार्ट साइकिल व्हेन द शॉक अकर्स. ऑब्वियसली हर एक वोल्टेज या करंट इन मिली एम्पियर के हिसाब से आपको शॉक लगता है.
ठीक है, कम लगा तो उससे आपके कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करेगा, ज़्यादा शॉक लगी तो उससे कितने बॉडी पार्ट को इफेक्ट होगा, ये हम आगे देखेंगे. Now, the magnitude of current passing through the body. Now you can see the current strength, it's written here, and the effect on human body. When AC current of low frequency between 1 milliampere to 8 milliampere, अगर किसी की बॉडी में 1 milliampere से लेकर 8 milliampere तक का करंट फ्लो होता है तो ये बियरेबल है, मतलब आप इसको सह सकते हो, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकेंड, 8 मिली एम्पियर टू 15 मिली एम्पियर अगर करंट का स्ट्रेंथ रहता है और आपको इस करंट का शॉक लगता है तो ये आपको एक पेनफुल शॉक देगा, बट आपके मस्कुलर में, मतलब आपके जो मसल्स है उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा. व्हेन 20 मिली एम्पियर टू 50 मिली एम्पियर का शॉक आपको लगता है जिसकी करंट स्ट्रेंथ इतनी है, तब ये आपके चेस्ट से पास होते हुए आपकी जो ब्रीदिंग है उसको रोक देगा. अगर करंट का स्ट्रेंथ 50 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर है, देन आपकी बॉडी का जो वेंटिकुलर कैविटी है, जो आपके हार्ट में, जो चेस्ट में रहता है, वहाँ पे विब्रिलेशन फील होगा. अगर 100 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर तक का करंट स्ट्रेंथ शॉक है, देन इट कैन कॉज वाइब्रेशन ऑफ हार्ट. आपके जो हार्ट की वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगी, आपका हार्ट वाइब्रेट होने लगेगा. एंड अगर 200 मिली एम्पियर के अबव है तो आपको सीवियर बर्न, आपके मस्कुलर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपके जो मसल्स हैं वो मतलब बहुत तेज़ी से बर्न होने शुरू हो जाएंगे और आपका जो हार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा. आपको वेंट्रिकुलर विब्रिलेशन हो सकता है और एट द एंड इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो. सो दिस आर द पैरामीटर्स विच डिसाइड कि आपको इतने करंट, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इतना है तो आपको क्या क्या आपकी बॉडी पे इफेक्ट होगा. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. किन वजहों से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगती है. सबसे पहले, अगर आपकी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीन के इनसाइड अंदर में कुछ गड़बड़ी है तो उससे इलेक्ट्रिक फायर लगेगा या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. वायर, मशीन, केबल को अगर आप ओवरलोड कर देते हो. तीसरा है कि अगर आपने एक प्लग में बहुत सारे डिवाइस को प्लग इन कर रखा है, सो उसके वजह से आपकी जो वायर है वो हीट होके पॉसिबली या तो शॉक लगेगा या तो फायर. ज़्यादातर जो फायर या शॉक होते हैं वो अगर हमने करेक्ट वैल्यू का फ्यूज़, एमसीबी, स्विच गियर नहीं यूज़ किया, तब जाके हमारे जो सर्किट है उसमें इस तरह का प्रॉब्लम आता है. अगर आपके पुअर जॉइंट्स, मतलब जो वायरिंग है उसमें आपने प्रॉपरली जॉइंट्स नहीं किया है तो वहाँ पर भी आपको ओवर हीटिंग और आग लग सकती है. ड्यू टू लूज कनेक्शन इन द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अगर आपकी इंसुलेशन डिटोरिएट्स हो गई है, मतलब ख़राब हो गई है एजिंग की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो उसकी वजह से भी आपको शॉक लग सकता है या फायर. अगर आपका ग्राउंड फॉल्ट लाइव वायर और फ्रेम ऑफ द बॉडी के बीच में है तब भी आपको शॉक लग सकता है. अगर आप सेफ्टी डिवाइसेस को प्रॉपरली चेक नहीं करते हो पहनने से पहले तो वो भी आपका साथ छोड़ सकते हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है. सेफ्टी डिवाइसेस मेड इन ऑपरेटिव, अगर आपका सेफ्टी डिवाइस ऑपरेटिव नहीं रहा तो आपको शॉक लगेगा ही. इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट यूज इन हजार्ड एरिया आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट जो आप हजार्ड में यूज़ कर रहे हो वो अगर प्रॉपर नहीं है या आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तब आपको शॉक लगेगा. और ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से फायर, शॉक, एक्सीडेंट ये सब हो सकता है. वायरिंग दैट बिकम डिफेक्टिव विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब वक्त के साथ अगर आपकी वायरिंग खराब हो गई तो तब भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है.
प्रिकॉशन, अभी हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से हम अपने आप को बचा सके। प्रिकॉशन, सबसे पहले केबल वायर मशीन को ओवरलोड मत करो। हमेशा सही करेक्ट वैल्यू का ही फ्यूज, एमसीबी, स्विच गियर यूज करना चाहिए किसी भी सर्किट में। अगर आपको ये दिखा है कि आपके केबल या वायर डिटेरिएट्स हो रहे हैं, मतलब खराब हो रहे हैं या उनमें ब्रेक डाउन हो रहा है, तो सबसे पहले उसको चेंज करें बाय न्यू वन। मेंटेन क्लियरेंस एज पर वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल के हिसाब से क्लियरेंस करके रखें। ठीक है, अगर कहीं पे भी लूज कनेक्शन है तो अगर वहाँ पे स्पार्क होता है, सो टेक केयर कि आप जो लूज कनेक्शन है उसको प्रॉपर करते हैं। जॉइंट इन वायरिंग मस्ट बी साउंड, मतलब जो जॉइंट्स हैं वायरिंग के वो प्रॉपर होने चाहिए। हमेशा ISI मार्क के ही इक्विपमेंट्स खरीदें जो कि सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। अपने वायरिंग को रिप्लेस करो जब भी आपको लगता है कि या तो उसमें डिफेक्ट आ गया है या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स जो ओल्ड होते हैं उसको न्यू से रिप्लेस करें क्योंकि वो बहुत अनसेफ होते हैं। और अगर आपने अगर कोई हाई फ्लेमेबल लिक्विड जो कि जिनसे आग लग सकती है, अगर आपके वो घर में या आपकी कंपनी में या कहीं पर भी हैं, तो उसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से बहुत दूर रखिए। डू नॉट कीप इलेक्ट्रिक हीटर नियर कर्टेन्स और फर्नीचर, फर्नीचर और कर्टेन्स के पास में कभी भी इलेक्ट्रिक हीटर नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक कोड लेइंग, जो जो इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स होते हैं उसको कभी भी कारपेट के नीचे लेके नहीं जाना चाहिए, प्लीज अवॉइड दैट। हमेशा जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए प्रॉपर यूज़ करें जो कि आपको प्रॉपर स्पेसिफिकेशन और प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। सो समरी इज, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव लर्न दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक शॉक, हमें इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है और क्या क्या रीजंस है जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, एंड हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक को एटलीस्ट अवॉइड कर सकें। जो कि मैं एक तरफ से कह सकती हूँ कि जो प्रिकॉशंस हैं वो पूरे के पूरे सेफ्टी रूल्स में ही आते हैं कि अगर आपने सेफ्टी रूल्स फॉलो किया तो आप एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिकल फायर और इलेक्ट्रिकल शॉक ये सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्योंकि अगर शॉक लगा तो फायर होने के चांसेस है और अगर ये दोनों हुआ तो आपका एक्सीडेंट होगा, तो है ना। तो एक्सीडेंट, हजार्ड, ये सब कुछ एक दूसरे से मिलते हैं, रिलेट करते हैं। तो जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए हैं वो एक तरह का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ही है। तो आज हमने ये पढ़ा PO मैपिंग, PO1, PO2, PO3, PSO1 is mapped in this topic. Next video will be on rescuing person, मतलब जब आप या किसी पर्सन को शॉक लगता है तब हम उसे कैसे बचाएंगे और ऐसे कौन कौन से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की टेक्निक है जो हमें एक पर्सन को देनी पड़ती है जब उसे शॉक लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।